अब हम तीसरा जो स्पेसिफिक हमने जो क्लासिफिकेशन रखा था उसमें बात कर लेते हैं। हमारे पास तीसरे पर आता है वो है वॉलेटिलिटी आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर, यानी कि वॉलेटिलिटी मार्केट शांत है या एक्सप्लोजिव है, यानी कि वॉलेटाइल है। वो चीज़ हमको इससे पता चलती है, ये इंडिकेटर्स हमको बताते हैं प्राइस कितनी फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। प्राइस क्या ऐसे 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 आ रहा है या ऐसे ऐसे आ रहा है। ये हो गया स्लो मोमेंटम, ये हो गया फास्ट मोमेंटम, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, यानी कि एसएल हंटिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। जब मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम है तो ये मार्केट किन के लिए बेटर है, कैसे ट्रेडर्स के लिए फास्ट मोमेंटम वाला मार्केट बेटर है? जो स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि जो फास्ट मोमेंटम की वॉलेटिलिटी के बीच में बाय सेल करके निकल जाते हैं। लेकिन जो पोजीशंस लेके बैठते हैं वो ऐसे मार्केट में अवॉइड करते हैं। वो चाहते हैं कि प्राइस मार्केट डायरेक्शनल हो एंड स्लो एंड स्टडी मोमेंटम दे, ठीक है। तो इसीलिए हमको वॉलेटिलिटी आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ये चीज़ समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दो होते हैं, पहला होता है बॉलिंजर बैंड, दूसरा होता है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये आपको देखना पड़ेगा हर एक चार्ट में जब आप ट्रेड करते हो। एसएल लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एवरेज ट्रू रेंज क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल ATR का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने किसी एक स्पेसिफिक जगह पर बाय कर रखा है और यहाँ पे मेरा एसएल चल रहा है इस जगह पे, है ना, और ये मैंने 10 पॉइंट की डिफरेंस में या 10% की या 10 पॉइंट की डिफरेंस में एसएल लगा रखा है, लेकिन ATR दिखा रहा है 20। इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्पेसिफिक जगह से प्राइस 20 पॉइंट नीचे आ सकता है, इस स्पेसिफिक जगह से 20 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 20 पॉइंट। तो आप अगर 20 पॉइंट का तो उसका ATR है, यानी कि इतनी मोमेंटम तो दे सकता है आराम से, इतना वॉलेटाइल तो मार्केट चल रहा है, और आपने ऐसा लगा रखा है सिर्फ 10 पॉइंट का, तो आप तो ऑलरेडी एसएल दे के बैठे हो मार्केट को, मैंने ट्रेड डाल दिया एसएल देने के लिए, ठीक है। तो ATR को समझना जरूरी है, यानी कि कितना वॉलेटाइल है, कितना शांत है मार्केट, उसके बिहाफ पर हम ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। सो आई होप आपको ATR का मतलब समझ में आएगा। वैसे मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा। बॉलिंजर बैंड आप सभी लोगों ने सुना होगा, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनती हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। ATR देखा जाता है अपने स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए, राइट। अपनी जहाँ पर एंट्री बनाई आपने देखना चाहिए ATR कितना है। ATR फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट का, यानी कि उस स्पेसिफिक प्राइस से 100 पॉइंट ऊपर नीचे इजीली प्राइस मूव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है। तो आपका एसएल 100 पॉइंट के अंदर में नहीं होना चाहिए। आपका एसएल कोशिश ये होनी चाहिए कि 200 पॉइंट का एसएल के आसपास आप मेंटेन करो, फिर आप 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए जाओ। लेकिन ATR के बीच में एसएल रखा है तो आप ऑलरेडी एसएल मार्केट को देके बैठे हो, क्योंकि उतना ईजिली मूव करता है। सबसे पहला आता है इसके अंदर बॉलिंजर बैंड, राइट। उसके कंपोनेंट्स क्या है, एक होता है मिडिल बैंड जो कि एक मूविंग एवरेज होती है। स्टार्टिंग में हमने SME में पढ़ा था, तो इसमें है एक मूविंग एवरेज, ठीक है। दूसरा आता है अपर बैंड, एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस की तरीके से रिएक्ट करता है। लोअर बैंड एक पोटेंशियल सपोर्ट होता है, यानी कि ऐसा 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 करके एक अपर बैंड चल रहा है, राइट, ऐसा 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 करके एक लोअर बैंड चल रहा है। मिडिल बैंड में एक मूविंग एवरेज चल रही है कुछ इस तरीके की, और इसी के साथ प्राइस यहाँ कहीं पे मोमेंटम देगा, इसी के साथ आएगा, इसी पर सपोर्ट लेगा, इसी पर रेजिस्टेंस लेगा, इसी पर सपोर्ट लेगा, इसी पर सपोर्ट लेगा, इसी पर रेजिस्टेंस देगा। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है लोअर बैंड, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मिडिल बैंड हमारे को एक एवरेज मोमेंटम क्या चल रहा है प्राइस का वो बता रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आई नो गाइस, बिगिनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रोकरेज, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम ट्रेड करते हैं हमें प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकरेज भरना पड़ जाता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ बेस्ट सॉल्यूशन विच इज लेमन। अगर आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो लेमन कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन। मेरे रेफरल लिंक से अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, पहले महीने आपको कोई ब्रोकरेज नहीं पड़ेगी, एंड सेकंड मंथ से सिर्फ 10 रुपये आपको यहाँ पर ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और रही बात अकाउंट ओपनिंग की, तो यहाँ पर आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। अगर बात करें इसके फीचर्स की, बेस्ट फीचर है फास्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि स्कैल्पर मोड मिल जाता है, और दूसरा यहाँ पर आपको बोल्ट मोड मिल जाता है, यानी कि एक्सपर्ट्स के एल्गोज यहाँ पर प्री कोडेड आपको मिल जाते हैं, आप उनको अप्लाई करके अपनी ट्रेडिंग और बेहतर बना सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आपको बहुत ही एडवांस चार्ट एंड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज ट्रस्टेड बाय 1.5 मिलियन यूजर, यानी कि बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें यहाँ पर वर्किंग। अभी काम कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है। बैंड्स वाइड, यानी कि जब बैंड्स फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हाई वॉलेटिलिटी, यानी कि कभी कभी ये बैंड्स ऐसे ऐसे चल रहे होंगे, फिर जाके ये ऐसे करने लग जाएंगे, ऐसे। इसका मतलब क्या है, अभी तक प्राइस रेंज में था, अब निकला ऐसे हो गया, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही बैंड वाइड होते जाते हैं, ये दोनों बैंड, अपर बैंड या लोअर बैंड दोनों फैलने लग जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट। तो हाई वॉलेटिलिटी, मार्केट फास्ट मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, यहाँ पर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, क्विक ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। फिर आते हैं
बैंड्स टाइट मतलब दोनों बैंड्स बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में आ चुके हैं, अपर बैंड लोअर बैंड, प्राइस इसके बीच में घूम रहा है, एक मिडिल लाइन बीच में चल रही है, ठीक है। इसका मतलब लो वोलेटिलिटी, मार्केट स्लो है, कंसोलिडेट करता है। जब मार्केट स्लो होता है, कंसोलिडेट करता है, तो क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है, बैठना होता है, यानी कि हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इंडिकेटर का काम वही है, मार्केट वोलेटाइल है, फास्ट मूव कर रहा है, ट्रेड मारो, यानी कि वहाँ पे स्कैल्पिंग करो, मोमेंटम स्कैल्प करो, क्विक एंट्री एग्जिट्स करो, कुछ भी आपको करना करो। लेकिन जब मार्केट टाइट बैंड्स के अंदर फंसा हुआ है, स्लो मार्केट है, कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेड मत करो। तो कितना अच्छा हेल्प कर रहा है हमको इंडिकेटर होता है। यूज़ केस क्या है? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए जब बैंड्स स्क्वीज के बाद एक्सपेंड करते हैं, यानी कि ये बॉलिंजर बैंड, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड बहुत नैरो रेंज में है। अब यहाँ कहीं से प्राइस चल रहा होगा, प्राइस एक्शन बन रहा होगा, ब्रेकआउट आया एंड इनने फैलना चालू किया, ये एक्सपेंड करना चालू कर गए ये, ठीक है। जब एक नैरो स्क्वीज के बाद ये एक्सपेंड करते हैं बैंड्स एंड प्राइस हमको ब्रेकआउट देता है, तो हमारे को समझ में आता है कि हाँ अब वॉलेटिलिटी आ चुकी है, अब प्राइस में बड़े बड़े मूव्स आएंगे क्योंकि एक रेंज से निकला है और अब हमारे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाया था। दिस इज़ द एग्जांपल फॉर द बॉलिंजर बैंड। कैसे? इसमें मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द अपर बैंड, दिस इज़ द लोअर बैंड, बीच में ब्लू कलर की मूविंग एवरेज चल रही है। ये एक पोटेंशियल सपोर्ट का काम करता है। तो आप जितनी बार भी देखोगे इसके आसपास प्राइस आया, प्राइस ने क्या लिया यहाँ पे? सपोर्ट लिया। इसके आसपास प्राइस आया, प्राइस ने क्या लिया यहाँ पे? रेजिस्टेंस लिया। अब हम यहाँ पर प्राइस एक्शन लगाते हैं, दिस एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पे क्या दिया? ब्रेकआउट दिया, और इसी के साथ ये क्या हुई? एक्सपेंड हुई, यानी कि पोटेंशियल ब्रेकआउट है, बड़े मूव आ सकते हैं, हमको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बाय करने के लिए या सेल करने के लिए जाना चाहिए। रेंज में बैठा है, कुछ नहीं करना चाहिए। रेंज में भी आप क्या कर सकते हो? सपोर्ट के आसपास छोटी मोटी बाइंग, रेजिस्टेंस के आसपास छोटी मोटी सेलिंग, क्योंकि प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट के आसपास आ रहा है, इधर आके एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये दोनों एक्सपेंड हो रही है। फिर अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आया, लोअर बैंड पर सपोर्ट, फिर अगेन रेजिस्टेंस, फिर देखो अगेन यहाँ पर सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे को काफ़ी अच्छा हेल्प करता है ये समझने में कि हाँ प्राइस कब नैरो रेंज में है और कब वॉलेटाइल हो रहा है। जब प्राइस नैरो रेंज में है तब हमको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। जैसे ही प्राइस वॉलेटाइल हो रहा है, यानी कि बड़ा मूव देने की तैयारी कर रहा है, बड़ा मूव दे रहा है, उस वक्त हमको ट्रेड्स प्लान करने, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि एक्चुअल में ये जो स्पेसिफिक चार्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर आपको दिख जाता है बिटकॉइन का चार्ट, राइट। अब बिटकॉइन में मैं ATR लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से पहले इसको हटा देता हूँ। सो ATR लगाने के लिए मेरे को यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ATR, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ATR। सो इंडिकेटर से मैंने ATR लगाया। ATR के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिख रहा है 216। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 216 पॉइंट का ये एवरेज ट्रू रेंज है, यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है 77,975, इसके 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे एवरेज मोमेंटम मार्केट दे रहा है, यानी कि 200 पॉइंट का 216 पॉइंट ऊपर, 216 पॉइंट नीचे, ऊपर नीचे ऐसे जा सकता है अभी, क्योंकि इसका ATR उतना चल रहा है। अब ये ATR फिक्स नहीं रहता, ये ATR बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस एरिया के आसपास कितना ATR चल रहा था? 698, यानी कि 700, यानी कि यहाँ पे 700 पॉइंट का ATR है, यानी कि एवरेज टू रेंज 700 पॉइंट ऊपर नीचे मारना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट जाएगा अपनी डायरेक्शन में, लेकिन 700 पॉइंट का ऊपर नीचे का मोमेंटम देगा। तो ATR से हमको ये समझ में आता है कि अगर मेरे को अभी ट्रेड करना है तो मेरे को 300 से 350 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा। मैं 100-200 पॉइंट का एसएल नहीं रख सकता, क्योंकि 216 तो उसका ATR ही है, यानी कि एवरेज टू रेंज तो 216 ही दिख रही है, उससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। कम रखूंगा तो मैं ऑलरेडी मार्केट को ऐसा लेके बैठा हूँ, क्योंकि उतना मूव तो मार्केट कर ही देगा, ठीक है। तो यही काम होता है ATR का, यानी कि आपको वॉलेटिलिटी बता देता है कि कितना मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, राइट। ये इंडिकेटर है जो सिर्फ वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। इसने क्लियर वॉलेटिलिटी बता दी कि बिटकॉइन अभी 216 पॉइंट मूव कर सकता है ऊपर या नीचे। ट्रेड करोगे तो 216 पॉइंट के नीचे का ही या 300 पॉइंट का एसएल मारना, 200 पॉइंट से नीचे का एसएल मत लगाना है, ठीक है। वो चीज़ उसने बता दी, ठीक है। सो बात करें इसकी रेंज की, इसकी कोई भी रेंज फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने आपको दिखाया 200 भी दिखा रहा था, 800 भी दिखा रहा था। वो डिपेंड करता है कौन सा इंडेक्स आप देख रहे हो, कौन सा आप कॉइन देख रहे हो, उसका प्राइसिंग क्या चली, उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग वो कितना मोमेंटम दे सकता है। तो इसका कोई भी फिक्स रेंज नहीं होता कि 0 से 100 ऐसा कुछ नहीं है, 0 से 1000 ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्किंग कैसी है? ATR हाई, अगर ATR बहुत ज़्यादा हाई है,
यानी कि फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है, बिटकॉइन का ATR 1000 चल रहा है, यानी कि 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है, 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, जिस स्पेसिफिक प्राइस पर चल रहा है। आप वहाँ पर ट्रेड लोगे तो आपका 1000 पॉइंट से ऊपर का SL होना चाहिए, अगर आप उतना प्लान कर सकते। उसी के हिसाब से आपको लेवरेज मेंटेन करनी है, उसी के हिसाब से आपको क्वांटिटी मेंटेन करनी है, तभी जाके आप ट्रेड प्लान करोगे। अगर आपको ATR ही नहीं पता तो आप फालतू ट्रेड ले रहे हो, यानी कि आपकी ट्रेडिंग ऐसी चल रही तुक्के पे। तो मैंने यहाँ पे लेवरेज की बात की थी। काफ़ी सारे लोगों को ये जानना होगा कि लेवरेज कितना यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। वो भी मैं भाई को सब कुछ सिखाऊंगा, कितना लेवरेज लेके हमको काम करना है, कैसे ATR को देख के हमको लेवरेज डिसाइड करना है। तो अगर आपको लेवरेज पे भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, राइट। सो वर्किंग की हम बात कर रहे थे। ATR हाई है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ATR लो है तो वो लो वॉलेटाइल है, यानी कि मार्केट आपको छोटे मूव्स देते हुए देखेगा। जैसे अभी बिटकॉइन है बहुत छोटा मूव दे रहा है, क्योंकि वीकेंड चल रहा है। वीकेंड में मार्केट स्लो होता है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, तो इसीलिए वीकेंड पे ATR जो है आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रेंज में फंसा है। तो 200 पॉइंट का बिटकॉइन का ATR, वरना 200 पॉइंट बिटकॉइन के लिए कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन का ऑन एन एवरेज 500-700 पॉइंट एवरेज ATR रहता है, ठीक है। यूज़ केस क्या है, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको इसका यूज़ करना होता है। और मुझे पता है आज तक, अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको ATR के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन ATR आपको हेल्प करता है पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेज, कि भैया कितनी पोजीशन साइज मेरे को रखनी है और मेरे को कैसे रिस्क मैनेज करना है, राइट। एंड उसके बाद ये दिखता कैसे है, ये देख लो। यहाँ पर मैंने आपको पहले चार्ट पे दिखाया था, थोड़ा सा जूम इन करोगे शायद इसका कलर रेड है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था। ATR होता है, यहाँ पे इसकी रेंज दिख जाती है साइड में, कितनी रेंज चल रही है। जैसे यहाँ पर 500 चल रहा है तो 500 पॉइंट का ऊपर नीचे का मोमेंटम में प्राइस दे सकता है, इससे हमको समझ में आता है। तो उसी हिसाब से हमने अपना SL लगाना है, उसी हिसाब से क्वांटिटी लगानी है, उसी हिसाब से हमने लेवरेज को मेंटेन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनिंग की। जब हम बात करते हैं फंक्शनिंग इंडिकेटर में, हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेटर आता है वॉल्यूम आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर। वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा था। वॉल्यूम इंडिकेटर बताते हैं कि प्राइस मूव के पीछे रियल स्ट्रेंथ पार्टिसिपेशन है या नहीं है, यानी कि कितना बढ़िया है, राइट। एग्जांपल्स के लिए VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एक तो आप वॉल्यूम लगाती ही हो, एक VWAP इंडिकेटर होता है। एक वॉल्यूम तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर आपके पास लगता ही है, लेकिन VWAP इंडिकेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वैसे ही इसके पे काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बनी हुई है। सो अब इसके कुछ कंपोनेंट समझ लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि इंडिकेटर जो बताता है कि एवरेज प्राइस क्या है वॉल्यूम के हिसाब से, यानी कि कौन सा प्राइस है जहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। कौन सा प्राइस है जहाँ पर पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसका एक एवरेज मोमेंटम हमको बता देता है कि एवरेज क्या प्राइस चल रहा है, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर वॉल्यूम कम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, VWAP जो है प्राइस और वॉल्यूम का वेटेड एवरेज होता है, राइट। एंड उसके बाद हाई वॉल्यूम वाली प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा, उसको इंपॉर्टेंस ये ज़्यादा देगा, राइट। कंपोनेंट्स क्या होता है इसके अंदर, VWAP लाइन होती है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस लाइन होती है, बीच में एक लाइन चल रही होती है, जैसे आपने बॉलिंजर बैंड में देख रहा था, बीच में एक मूवी एवरेज चल रही थी, ठीक है। वॉल्यूम के वेट के साथ वो मतलब अलाइन होकर चलती है। उसके बाद उसके ऊपर एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है, जैसे बॉलिंजर बैंड में होता है, सेम बॉलिंजर बैंड की तरीके से दिखता है। वर्किंग क्या होता है, प्राइस VWAP के ऊपर है यानी कि बायर्स कंट्रोल में है, राइट। प्राइस VWAP के नीचे है यानी कि सेलर्स कंट्रोल में, यानी कि बियरिश बाइस है, यानी कि बियरिश मार्केट है। यूज़ क्या होता है, फेयर प्राइस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये एक्चुअल में बाइंग का जोन है या सेलिंग का जोन है, यानी कि फेयर प्राइस कि हमारे को कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेंड डायरेक्शन समझने में, यानी कि इंट्राडे के अंदर हमारे पास क्या ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है। उसके बाद डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरह ये हमको हेल्प करता है। हम इसको डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरीके से भी इसको देख सकते हैं, यानी कि इसके लोअर बैंड को हम सपोर्ट, अपर बैंड को रेजिस्टेंस मान के काम कर सकते हैं, राइट। ये दिखता कैसे है, आपने सेम इसको अप्लाई करने के लिए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है जिस पर आप ट्रेड करते हो डेल्टा पे। इंडिकेटर के सेक्शन में जाके आपने VWAP टाइप करोगे तो आपका इंडिकेटर लग जाएगा। कुछ इस तरीके का इंडिकेटर है, इसमें भी 3 लाइनें दिख रही हैं। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस की तरीके से, यानी कि एक अपर बैंड, ये हो गया लोअर बैंड, ये हो गया मिडिल लाइन, राइट, जो कि VWAP लाइन है। सो इसका यूज केस क्या होता है, आपने इसको लगा दिया, VWAP के नीचे अगर प्राइस चल रहा है, इस ब्लू लाइन के नीचे जब तक प्राइस है, देखो प्राइस क्या है, बियरिश है, सेलिंग है। प्राइस ने ऊपर की क्लोजिंग दे दी VWAP के ऊपर, राइट, एंड VWAP के ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या हो गया, बुलिश हो गया। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बीच में VWAP लाइन होती है, जब भी प्राइस लाइन की VWAP लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, ऊपर चल रहा होता है, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। VWAP लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़
ढूंढनी है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल एंड ईजी। इस पर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज आपको धीरे धीरे आगे बताते रहेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप पे। हमने पहले बहुत सारे बेस्ड ऑन फंक्शनिंग समझ लिया, फंक्शनिंग में भी कई सारे टाइप्स थे, राइट। अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन टाइमिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था, कौन से होते हैं बेस्ड ऑन टाइमिंग? बेस्ड ऑन टाइमिंग इंडिकेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? लैगिंग एंड लीडिंग। लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है वो हमने सारे समझ लिए, बस अब उनमें हमने ये समझना है कि कौन सा इंडिकेटर हमको लीड करता है, कौन सा इंडिकेटर हमारे को लैग करता है, राइट। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो अपने अभी तक इंडिकेटर समझे वो भाई से पूछेंगे कि कौन सा है लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर। ये क्लासिफिकेशन बताता है कि इंडिकेटर सिग्नल कब देता है। ध्यान से समझना, मूव आने से पहले हमको इंडिकेशन मिल जाता है या मूव आने के बाद हमको इंडिकेशन मिलता है। यानी कि कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जिसको हम देख के पहले ही समझ जाते हैं कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, बाइंग आ सकती है, या कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो हमारे को ये बताता है कि चलो ठीक है बाइंग है तो बाइंग ही चलते रहे, सेलिंग है तो सेलिंग ही चलते रहे, राइट। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर समझना है कि लीडिंग एंड लैगिंग कौन से इंडिकेटर हैं, सो दैट आप उन पर उसी हिसाब से रिलाय हुए काम कर सको। लैगिंग इंडिकेटर, ये इंडिकेटर प्राइस मूव होने के बाद कन्फर्म सिग्नल देता है, मूव होने के बाद। एग्जाम्पल्स के लिए मूविंग एवरेज, MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये शायद हमने पढ़ा नहीं, इसमें मैंने इसको कवर अप किया हुआ है। उसके बाद आता है लीडिंग इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर प्राइस मूव होने से पहले सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। तो लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर में काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि लीडिंग इंडिकेटर हमको पहले बता देता है। पहले कोई भी कुछ भी नहीं बताता, कोशिश करते हैं, ट्राई टू टेल यू कि भाई यहाँ से ये हो सकता है, संभल के रहना, समझो। एग्जाम्पल्स के लिए RSI, स्टोकास्टिक। अब हमने पहले कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे, ये है VWAP। भाई ये लीडिंग है या लैगिंग है? लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये भी एक प्राइस मोमेंटम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। यानी कि पहले प्राइस फॉर्म होता है, फिर ये हमको बताता है कि हाँ ठीक है अब यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ रहा है या सेलिंग मोमेंटम आ रहा है। हमने पढ़ा था ATR। भाई ATR का मतलब क्या होता है? एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज। अब यहाँ पे ये एवरेज ट्रू रेंज क्या लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है? लीडिंग इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि ये हमको पहले बता दे रहा है कि भैया यहाँ पे ना 200 पॉइंट का एवरेज ट्रू रेंज है, यानी कि 200 पॉइंट की मोमेंटम हो सकती है, तो संभल के देना, ऐसा उसी अकॉर्डिंग लगा देना। तो हमको पहले ही बता देता है, यानी कि पहले ही बताने की कोशिश करता है, यानी कि लीडिंग इंडिकेटर है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। ये लीडिंग है या लैगिंग है? लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि इसमें भी बीच में एक मूविंग एवरेज यूज़ हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था स्टोकास्टिक। ये हमारे पास लीडिंग है या लैगिंग है? लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये हमारे को यहाँ से क्रॉसओवर या ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में हमको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, सेलिंग देखनी चाहिए। हमको यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी चाहिए, बाइंग देखनी चाहिए, उसका इंडिकेशन हमको ये पहले ही देने की कोशिश कर रहा है, राइट। एंड उसके पहले हमने पढ़ा था RSI। ये लीडिंग है या लैगिंग? लीडिंग, यानी कि प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं है ये भी बता रहा है, और कहाँ से हमको रिवर्सल प्लान करना चाहिए, कहाँ से प्राइस के अंदर पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है, चाहे बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो, ये हमको पहले ही बता देता है। एंड उससे पहले अगर कोई भी हमने इंडिकेटर का या मूविंग एवरेज लीडिंग है लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि बाद प्राइस के मूव होने के बाद हमको एक कंफर्मेशन देता है कि हाँ यहाँ से प्राइस मूव हो गया है। सिंपल मूविंग एवरेज लीडिंग या लैगिंग? लैगिंग है, क्योंकि ये भी एक तरीके की मूविंग एवरेज है, राइट। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि हमारे पास लीडिंग कौन सा इंडिकेटर है एंड लैगिंग कौन सा इंडिकेटर है। तो हमारे पास वही था, बेस्ड ऑन टाइमिंग हम दो चीज़ें करते हैं। टाइमिंग का मतलब क्या है कि पहले होने से पहले इंडिकेशन दे रहा है या हो जाने के बाद कंफर्मेशन हमारे को दे रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दो टाइप के इंडिकेटर रखे थे। फर्स्ट वन इज़ लैगिंग, सेकंड वन इज़ लीडिंग। सो लीडिंग इंडिकेटर के भरोसे पर अगर आप काम करते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा रिलायबिलिटी आपकी ट्रेडिंग में आ जाती है कि आप गलत ट्रेड में फंसने से बच जाते हो, क्योंकि आपको पहले ही इंडिकेशन देने की कोशिश करता है कि यहाँ पे ओवरबॉट जोन है, ओवरसोल्ड जोन है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, राइट। वहीं पे हम जब लैगिंग इंडिकेटर की बात करें, यानी कि ये हमारे को प्राइस के मूव होने के बाद, जब प्राइस मूव हो जाता है उसके बाद हमको कंफर्म सिग्नल देने की कोशिश करते हैं कि हाँ चलो ठीक है अब यहाँ पर बाइंग आ चुकी है, यहाँ पर सेलिंग आ चुकी है, जब प्राइस चले जाते हैं, यानी कि एक तरीके से प्राइस को ये फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। अब इसी में हम समझते हैं कि हमने एक चीज़ कवरअप नहीं की है, मूविंग एवरेज हमने कवरअप कर लिया है। MACD जो कि एक तरीके का लैगिंग इंडिकेटर, ये हमने कवरअप नहीं किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा
अच्छा इंडिकेटर होता है। काफ़ी सारे लोग इसको स्ट्रेटजीज़ पर यूज़ करते हैं। आप यूट्यूब पर अगर किसी भी स्ट्रेटजी देखो तो बहुत सारे लोग MACD को लगाते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, एक MACD लाइन होती है, ठीक है। फास्ट EMA एंड स्लो EMA के बीच का डिफरेंस, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेंड का गैप, राइट। यानी कि क्या होता है इसमें, जो MACD लाइन होती है ये फास्ट EMA स्लो EMA, जो फास्ट मूविंग EMA होती है एंड स्लो EMA, यानी कि एक छोटी EMA होगी, फॉर एग्जांपल 5 EMA 10 EMA, जो छोटी EMA से एक हो जाएगा आपका स्लो EMA, यानी कि जो थोड़ा सा बड़े हम EMAs यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 EMA 50 EMA। तो ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहा होता है जो हमको पता चलता है 9 EMA से, 5 EMA से, 13 EMA से। एक होता है मिड टर्म ट्रेंड, या आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो हमें 20 EMA या 50 EMA से पता चलता है। तो उनके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, वो हमको बताता है MACD लाइन। उसके अंदर एक सिग्नल लाइन होती है। MACD लाइन का एक स्मूथ एवरेज होता है जो हमको एक सिग्नल्स की क्लैरिटी देता है कि यहाँ से हमारे को बाइंग बननी है, सेलिंग बननी है। एक होता है हिस्टोग्राम, यानी कि जैसे आपने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम का ग्राफ होता है, वैसे ही इसके अंदर एक हिस्टोग्राम होता है जो MACD और सिग्नल लाइन के बीच का गैप हमारे को बताता है, यानी कि मोमेंटम स्ट्रेंथ दिखाता है कि एक्चुअल में मोमेंटम आ रही है नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ है या नहीं है बाइंग की या सेलिंग के अंदर, ठीक है। अभी काम कैसे करता है इसके अंदर हमारे को क्या समझ में आता है वो समझना पड़ेगा। वर्किंग कैसे, MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर अगर है तो बुलिश मोमेंटम है, इसको नोट डाउन कर लो। MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे यानी कि बियरिश मोमेंटम है। हिस्टोग्राम बड़ा होता है, यानी कि हिस्टोग्राम जो हमारा है धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऐसे ग्रीन मतलब ऊपर को मूव कर रहा है, तो यानी कि स्ट्रेंथ है हमारे पास, जो मोमेंटम आ रहा है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हमको बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। हिस्टोग्राम छोटा हो रहा है, यानी कि ऐसे करके प्राइस हिस्टोग्राम बड़ा हुआ फिर यहाँ से छोटा होने लग गया, यानी कि अब हमारे पास स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, मोमेंटम वीक हो रहा है, राइट। उसी भी पर हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। एंड उसके बाद हमारे को सिग्नल्स कैसे मिलते हैं, देखो MACD लाइन ऊपर क्रॉस करके सिग्नल लाइन को, यानी कि अगर सिग्नल लाइन को MACD लाइन ऊपर को क्रॉस करती है तो हमारे पास बुलिश सिग्नल यहाँ पर मिल जाएगा। MACD लाइन नीचे क्रॉस करेगी सिग्नल लाइन को तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बियरिश सिग्नल, ठीक है। तो उसका यूज़ कैसे करना है, इसका हम MACD का यूज़ क्यों करते हैं, ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जो ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन हमारे को क्या देखने को मिल रही है, कौन सी डायरेक्शन प्राइस जा रहा है। मोमेंटम स्ट्रेंथ जज करने के लिए, यानी कि जो हमारे पास मोमेंटम आ रहा है क्या उसमें एक्चुअल में स्ट्रेंथ है या नहीं, वो इससे हम जज करेंगे। ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन सिग्नल के लिए, या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना है या एक कंटिन्यू जाना है, इसके लिए हम MACD का यूज़ करते हैं। दिखता कैसे है, आपने चार्ट ओपन करना है, MACD लिखना है इंडिकेटर के सेक्शन में, आपको MACD ऐसा दिखता हो दिखेगा। अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वो आपको एक वॉल्यूम भी दिखाता है, ठीक है, जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, कुछ इस तरीके का, राइट। जब सेलिंग आ रही होती है, जब प्राइस फॉल कर रहा होता है तो हिस्टोग्राम इस लाइन के नीचे चल रहा होता है, ठीक है। एंड जो बीच में आपको एक सेंटर से स्ट्रेट लाइन दिखती है जिसमें हिस्टोग्राम चल रहा है, या अगर नीचे को स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नीचे को इसके जो ग्राफ है ये कैंडल से नीचे को बननी है, यानी कि वहाँ पर सेलिंग की साइड का स्ट्रेंथ दिखाएगा। अगर ये ऊपर को बनना चालू हुई है, जैसे यहाँ से लो डाउन हुई, हिस्टोग्राम धीरे धीरे कम हुआ एंड यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, यानी कि यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ आ गई। फिर यहाँ पर अगेन थोड़ा बहुत सेलिंग आई तो हिस्टोग्राम नीचे, अगेन यहाँ से बाइंग आई, देखो इसके अंदर स्ट्रेंथ हमको देखने को मिल गई, यानी कि जो बाइंग थी ये जेन्युइन बाइंग थी, क्योंकि ये हिस्टोग्राम बढ़ रहा है। अगर ये बाइंग आ रही हो तो हिस्टोग्राम बढ़ नहीं रहा होता, इसका मतलब यहाँ पर फेक मूव है। तो हमारे को पहले तो ये एक्चुअल में स्ट्रेंथ है या नहीं वो बता देता है, राइट। अब हमने कहा था MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन, राइट। MACD लाइन जब क्रॉस कर रही है, यानी कि MACD लाइन जब जो हमारी फास्ट लाइन है, जो हमारे पास यहाँ पर ब्लू लाइन है, वो अगर क्रॉस करी अप साइड को तो हमारे पास बाइंग आती है, ठीक है। वो अगर हमारे को क्रॉस कर दी डाउन साइड को तो हमारे को कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिलती है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको ये चीज़ इसमें पता चलती है कि कब बाइंग हमारे को करनी है, कब सेलिंग हमको करनी है। जब हमारे को मोमेंटम दिख रहा है तो उस मोमेंटम में क्या एक्चुअल में स्ट्रेंथ है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे को बाइंग इंडिकेशन देता है, सेलिंग इंडिकेशन देता है, और जब हम बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग में क्या एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, जब हम सेलिंग कर रहे हैं क्या सेलिंग में एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, वो हमारे को बता देता है MACD इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर हमारा लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि ये इंडिकेटर हमारे को यहाँ पे बाद में, यानी कि प्राइस मूव हो जाता है उसके बाद हमारे को चीज़ें बताता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ड ऑन टाइमिंग कितने इंडिकेटर्स होते हैं, पहला होता है लैगिंग, दूसरा होता है लीडिंग। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये दोनों के दोनों इन्हीं कैटेगरीज के अंदर
फॉल करते हैं। लेकिन उससे ऊपर हमने कवर अप किया था बेस्ड ऑन टाइमिंग एंड बेस्ड ऑन फंक्शनिंग, कि इंडिकेटर्स कुछ होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो हमको समझना जरूरी है हमारे यूज़ के हिसाब से। कि अगर मेरे को स्ट्रेंथ जाननी है, मेरे को RSI देखना पड़ेगा। अगर मेरे को मोमेंटम जानना है तो मेरे को मूविंग एवरेज देखना पड़ेगा। अगर मैं क्विक ट्रेडर हूँ, यानी कि मैं क्विक मोमेंटम रिवर्स होने पर टाइम से चीज़ें पकड़ना चाहता हूँ, तो मेरे को मूविंग एवरेज यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं लंबा ट्रेड में बैठना चाहता हूँ, मैं छेड़छाड़ मार्केट में नहीं करना चाहता, तो मुझे SMA पे काम करना पड़ेगा। सो आई होप आपको बेस्ड ऑन फंक्शनिंग डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का क्या काम है और उनका क्या रोल है, वो आपको क्या इंडिकेशन देते हैं, आई होप समझ में आया होगा। एंड आपको ये भी समझ में आया होगा कि लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर का यूज़ क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर का यूज़ क्या होता है, कौन से लीडिंग है, कौन से लैगिंग है। और ये एपिसोड्स थे कंप्लीट इंडिकेटर्स के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग इंडिकेटर जो मेन है वही बताए, जो हमारे यूज़ होते हैं, जो हमारे को हेल्प करते हैं ट्रेड के अंदर डिसीजन मेकिंग में, यानी कि एडिशनल कंफर्मेशन ऐड करने में। तो भाई यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई? हाँ। अभी कोई क्वेश्चन है तेरे को इंडिकेटर से रिलेटेड? ये हमको 100% श्योर है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा, रिवर्स करेगा इंडिकेटर्स पे? यस। देखो, इंडिकेटर्स को लेकर ना लोगों का एक गलत मिथ होता है कि इंडिकेटर जब हमने लगा दिया तो हमारे को 100% श्योरिटी है। बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स पे बाइंग या सेलिंग का सिग्नल लगा के लगे रहते हैं, यहाँ से बाइंग आ रही तो खरीद लो, यहाँ से सेलिंग आ रही तो बेच दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी इंडिकेटर 100% यहाँ पर श्योर नहीं है। तो इंडिकेटर्स के पीछे अपनी ट्रेडिंग डिपेंडेंसी रखना बंद कर दो। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के बिहाफ पे ही ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिकेटर को हमने यूज़ करना है जैसे हमने सीखा था कैंडलस्टिक्स, हमने सीखा था प्राइस एक्शन, हमने सीखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड आगे आने वाले टाइम हम मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जब आप समझ लेते हो एंड उसके बाद आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो आप एक टूल यूज़ करते हो जिनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आपकी ट्रेडिंग के अंदर एज अ टूल आपको हेल्प करते हैं, जो आपको एडिशनल कंफर्मेशन या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं और आपकी स्ट्रेटजीज़ को डिकोड करने या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को फाइंड आउट करने में, यानी कि आप इंडिकेटर के बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बना देते हो, तो आपकी ट्रेडिंग जो है एक सिस्टमेटिक वे में हो जाती है, इसी में हेल्प करते हैं। इसीलिए 100% डिपेंडेंसी किसी भी इंडिकेटर पे आपको नहीं रखनी है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इस सीरीज में हमने इंडिकेटर का भी चैप्टर कवर अप कर लिया है। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिकेटर की वीडियो पर अगर आप 10K लाइक दे देते हो तो मैं इंडिविजुअल इंडिकेटर जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडिकेटर है उस पर एक स्ट्रेटजी आपको बना के यहाँ पे दे दूंगा यूट्यूब पे, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो। अगर आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट वो भी ट्रेडिंग को बेहतरीन तरीके से सीख सके। बाकी जिनको भी अकाउंट ओपन करना है ट्रेड करने के लिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और ऐसी लर्निंग एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।